हेलो, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्कवरी इन स्टडी में। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप्स पे हम लोगों ने कई सारे टेस्ट किए हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस आदि के टेस्ट हुए हैं। यहाँ पे जो है हम लोग जितने टेस्ट का हो सकेगा वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। इतिहास का पहला टेस्ट है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सही कथन का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट है, नवीन शोध के आधार पर लहुरा देव को प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल माना जाता है। लहुरा देव संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं। हम लोगों को यहाँ पे 3 स्थल याद रखने की ज़रूरत है। वो कौन से 3 स्थल हैं? पहला है लहुरा देव, जहाँ से लगभग 8000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मेहरगढ़, यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा है कोल्डिहवा, इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के आसपास के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खास करके चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो ये 3 स्थल याद रखने की ज़रूरत है और यही क्रम रहेगा। पहले लहुरा देव, दूसरा मेहरगढ़, तीसरा कोल्डिहवा। इनका क्रम याद रखने का तरीका, लंका में कुंभकर्ण, आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। लंका से लहुरा देव, में से मेहरगढ़, कोल्डिहवा, कुंभकर्ण से कोल्डिहवा हो गया। एक क्वेश्चन आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? और अगर ऑप्शन में लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों होते हैं तो वहाँ पे लहुरा देव जो है सही आंसर होगा। हालांकि मेहरगढ़ खोजा पहले गया है, लेकिन कृषि जो है वहाँ पर लहुरा देव के बाद में स्टार्ट हुई है। सबसे पहले लहुरा देव में कृषि स्टार्ट हो चुकी थी लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? यहाँ पे जो है लाल रंग का उपयोग हुआ है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो प्रमुख बंदरगाह हड़प्पा का हो गया लोथल, गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनावली कहीं कहीं जो है वनमाली लिखा मिल जाएगा आपको। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है, रंगोई। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है सही हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये जो है परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था और परुष्णी को ही जो है आधुनिक काल में रावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावी। कुछ और नदियाँ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और उनके पुराने नाम को भी देख लेते हैं, जैसे कि झेलम। झेलम को प्राचीन काल में वितस्ता बोलते थे, वितस्ता। सतलुज, सतलुज को शतुद्री बोलते थे, शतुद्री। गंडक, गंडक को बोलते थे सदानीरा। चिनाब, चिनाब को बोलते थे अश्किनी। व्यास, व्यास नदी को बोलते थे विपासा। अफगानिस्तान में एक नदी बहती है काबुल, काबुल नदी को बोलते थे कुबा। प्राचीन नाम काबुल नदी का कुबा है। चलिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? ये जो है जामाली था। जामाली जो है भगवान महावीर का दामाद था और सबसे पहले ये जामाली को ही अपना शिष्य बनाते हैं। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर के संन्यास धारण करते हैं और 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जंभिग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है।
42 वर्ष की आयु में। और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये सबसे पहले अपना शिष्य जमाली को बनाते हैं। जमाली इनका स्वयं का दामाद था। और जो जैन धर्म है, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है, कैवल्य। वहीं बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति निर्वाण बोला जाता है, ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण बोला जाता है। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे जम्भिग्राम में। और वहीं महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निम्न में से क्या बौद्ध एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो जैन और बौद्ध धर्म में समानता जो है क्या नहीं है? आत्मदमन की। जैन धर्म के अनुसार जितना आप आत्मदमन करेंगे उतनी जल्दी आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। लेकिन बौद्ध धर्म आत्मदमन पर बल नहीं देता, वो आत्मदमन की बात नहीं करता है बौद्ध धर्म। बाकी जो है ऑप्शन, जैसे अहिंसा हो गया, वेदों के प्रति उदासीनता हो गया, रीति रिवाजों की अस्वीकृति हो गई, ये दोनों धर्मों में समान है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। उदयन हर्यक वंश का शासक है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु होता है। अजातशत्रु बिंबिसार को मारकर सिंहासन पर बैठता है, इसीलिए अजातशत्रु को पितृहंता बोलते हैं। अजातशत्रु का पुत्र उदयन अजातशत्रु को मारकर सिंहासन पर बैठता है, इसीलिए हर्यक डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी बोल दिया गया है, क्योंकि एक के बाद एक जो है अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठ रहे हैं। इसीलिए जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोल दिया गया, पितृहंता डायनेस्टी। सैंडो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोर्स कहा है। वहीं पे एक शब्द आता है एंड्रोकोर्स। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स किसने कहा है? एरियन और प्लूटार्क ने। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स कहा है और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोर्स कहा है। जूनागढ़ अभिलेख के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसमें रुद्रदामन प्रथम की वंशावली, विजयों, शासन एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। देखिए यहाँ पे जूनागढ़, जा में ऊ की मात्रा, रा में ऊ की मात्रा, तो इससे जो है मैच आप करा सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख होगा, क्योंकि दोनों में ऊ की मात्रा है। जो मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है उसमें आसानी होगी मैच कराने में, दोनों में ऊ की मात्रा है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, जूनागढ़ अभिलेख जो है यह विशुद्ध संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है। अब यहाँ पे जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है, यानी कि यहाँ पे पता लग रहा है कि ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। बौद्ध धर्म के कोई भी अभिलेख देखोगे आप, ब्राह्मी, पाली, खरोष्टी, अरामाइक, इन्हीं लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। और इससे पता चल रहा है देखो कि बौद्ध धर्म से संबंधित रुद्रदामन जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इससे ये भी पता लग गया। और यहाँ से ये भी पता लग गया कि जूनागढ़ अभिलेख बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख के संदर्भ में क्या सही है? यह अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है। देखिए प्राकृत भाषा में लिखा गया है तो यहाँ से सही साफ साफ पता लग रहा है कि ये जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि प्राकृत भाषा में ज़्यादातर लेख या ग्रंथ जो है वो जैन धर्म के ही लिखे गए हैं। उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उदयगिरी पहाड़ी आपकी उड़ीसा में पड़ती है। इसमें कलिंग के चेदी वंशी शासक खारवेल का उल्लेख किया गया है। अब देखो यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, साफ पता लग रहा है। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही हैं, सभी कथन सही हैं। निम्न में से सही कथन है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसने कहा है समुद्रगुप्त को? V.A. स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, यानी कि विंसेंट स्मिथ की पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और जिसके लेखक हरिसेन है। यहाँ से एक बात ये भी पता लग रही है कि हरिसेन जो है किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में, और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी जिसमें इसने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। एक बात और नोटिस कीजिए, ये जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था इसके लिए कोई अलग से स्तंभ नहीं बनाया गया था। इसे जो है अशोक के वैशाली स्तंभ पर ही लिखा गया था। अशोक का वैशाली स्तंभ जो है समुद्रगुप्त इलाहाबाद लेके जाता है
वहाँ पर हरिसेन जो है एक पर्टिकुलर जगह इस पे देखता है और वहाँ पे समुद्रगुप्त की विजयों का महिमा मंडन कर देता है, और उसी के बाद जो है इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति पड़ जाता है। गुप्त शासक जिसने हूणों को पराजित किया, देखो हूणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था स्कंदगुप्त। उत्तर भारत में स्कंदगुप्त का शासन होता है। सिंध वाले क्षेत्र में हूणों का सरदार तोरमाड़ आक्रमण कर देता है, और स्कंदगुप्त तोरमाड़ को मार तोड़कर सिंध से खदेड़ देते हैं। तभी जो है स्कंदगुप्त का नाम हूणों के साथ जुड़ गया है। हूणों को पराजित करने वाला शासक स्कंदगुप्त। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया, तो वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इन्होंने जो है शकों को पराजित किया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो अपरहत बोला जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहित बोला जाता है। चीनी यात्री सुंग युन भारत यात्रा कब की थी? सुंग युन ने भारत यात्रा कब की थी? ये चीनी यात्री है और एक बौद्ध दार्शनिक था। ये जो है 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी के बीच में जो है ये भारत की यात्रा करेगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि ये किसके दरबार में आया था। राजतरंगिणी के संदर्भ में क्या सही है? राजतरंगिणी का लेखक जो है कल्हड़ है, और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। देखो लेखक है कल्हड़, और ये जो कल्हड़ है ये किसके दरबार में रहता था? कश्मीर का एक वंश हुआ है लोहार वंश। कश्मीर में एक वंश हुआ है लोहार वंश, वहाँ का एक शासक था हर्ष। तो हर्ष के शासनकाल में ये हर्ष के दरबार में कल्हड़ रहता था, और वहीं पे जो है इसने कश्मीर का महिमा मंडन अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किया है। यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आदमपुर बिहार के संदर्भ में क्या सही है? यह बिहार में स्थित है। आदमपुर बिहार जो है बिहार में स्थित है, और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल है, इसी ने पाल वंश की स्थापना की थी, जो कि बंगाल वाले क्षेत्र में जो है इसने स्थापना की थी पाल वंश की। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, और इसी ने उदयपुर बिहार की स्थापना की। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। कर्नाट वंश के संदर्भ में क्या सही है? कर्नाट वंश, इसके संस्थापक नान्यदेव हैं, और इनकी राजधानी जो है सिमरावगढ़ है। यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब कर्नाट वंश का क्षेत्र क्या था? ठीक है, कर्नाट वंश का क्षेत्र हम लोग समझ लेते हैं। जो बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार में मिथिला वाला क्षेत्र और संथाल परगना वाला क्षेत्र, यहाँ से लेकर के और नेपाल वाला क्षेत्र कुछ लगता था, वो पूरा एरिया जो है ये कर्नाट वंश का था। मिथिला नरेश जनक जो थे, जो उनका वाला क्षेत्र था, वही पूरा जो है कर्नाट वंश वाला क्षेत्र है। और ये जो सिमरावगढ़ है ये आज के नेपाल में स्थित है, पहले कभी भारत में हुआ करता था। ठीक है, ये सिमरावगढ़ है। तो सिमरावगढ़ नेपाल में है, और कर्नाट वंश की राजधानी है सिमरावगढ़ हुआ करता था। ये क्षेत्र हमने इसलिए बता दिया क्योंकि कहीं आप कर्नाट वंश से जो है इसको कर्नाटक का जो है क्षेत्र ना समझ बैठे, क्योंकि कर्नाटक नाम से लग रहा है कि कर्नाटक का क्षेत्र होगा, बट ये कर्नाटक का क्षेत्र नहीं है, कर्नाटक का वंश नहीं है, ये बिहार में पनपा हुआ वंश है। निम्न में से सही कथन कौन से हैं? बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, और कुम्भरहार से राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, किसमें? यह है भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू स्तंभ लेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। वहीं अगर हम रुम्मनदेही अभिलेख की बात करें तो रुम्मनदेही अभिलेख से जो है पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रुम्मनदेही अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मास्की का लघु स्तंभ, देखिए अशोक को जो है, अशोक का नाम अशोक 4 जगह से मिलता है। अशोक का नाम जो है अशोक लिखा हुआ 4 जगह से मिलता है। कहाँ से?
एक तो हो गया मास्की से, दूसरा गुर्जरा से, तीसरा नेटूर से, चौथा उदयगुलम से। इन 4 जगह से अशोक का नाम अशोक मिलता है लिखा हुआ। बाकी रूमंदेही स्तंभ से तो पता लग गया ना कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी से हुआ है, ये पता लगता है। और भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। निम्न में से सही कथन बताइए, है ना। कुषाण शासक विम कैटफिसेंस ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। भारत के अंदर जो है कुषाण शासक ने ही जो है स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया था, और उसमें भी जो है विम कैटफिसेंस ने जो है स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ है। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अच्छा, कुषाण शासक जो कनिष्क है, इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष जो है इसके अश्वघोष थे। ये बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक थे कुमारगुप्त। गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? ये था धर्मपाल, जो कि पाल वंश का एक शासक था। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, जिसने ओदनपुर बिहार की स्थापना करवाई थी। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। मुद्रा राक्षस पर टीका निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है धुंडीराज के द्वारा लिखी गई थी। कुमार संभोम के संदर्भ में क्या सही है? कुमार संभोम जो है ये किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की। और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा गया है ना। अच्छा, कुमार संभोम में कुल 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। इसमें कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है, इसमें कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन है। तो ये तीनों कथन जो है सही हैं, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। कालिदास की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत हो गई, मालविकाग्निमित्रम हो गई, इनके भी नाम आप लोग याद रखिए। किरातार्जुनीयम पुस्तक के संदर्भ में क्या सही है? किरातार्जुनीयम, इसके लेखक जो है भारवी हैं। इसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन एवं शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। देखिए, भारवी किसके दरबार में रहता था? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु के दरबार में ही इसको संरक्षण प्राप्त था, भारवी को। और किरातार्जुनीयम रचना जो इसने लिखी है वो महाभारत से इसका कथा वस्तु ली गई है। इसमें अर्जुन एवं शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। देखिए, होता ऐसा है कि अर्जुन को घमंड हो जाता है अपने धनुर्धर होने पे, कि हमसे बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं। तब शंकर जी किरात का रूप धारण करते हैं। किरात जो कि एक शिकारी को कहते हैं, किरात शिकारी या बहेलिया, उसका रूप धारण करके अर्जुन से युद्ध करते हैं और अर्जुन को परास्त कर देते हैं। तब अर्जुन को एहसास हो जाता है कि वो बहुत बड़े धनुर्धर नहीं है। और शंकर जी इनको समझाते हैं, तुमसे बहुत बड़े धनुर्धर इस धरती पे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम ही सबसे बड़े धनुर्धर हो, है ना। कर्ण तुमसे भी बड़ा धनुर्धर है। ये बात जो है वहाँ पे इनको समझाई गई है। किरात का रूप धारण करते हैं, किरात यानी कि शिकारी बहेलिया, इसीलिए जो है इसका नाम जो है किरात अर्जुनियम रखा गया है, किरात अर्जुनियम, इसीलिए इस बुक का नाम किरात अर्जुनियम रखा है। तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सही हो जाएंगे। मिलिंद पन्हों के संदर्भ में क्या सही है? इसे नागसेन के द्वारा पाली भाषा में लिखा गया है। देखो, पाली भाषा में लिखा गया है, इसका मतलब जो है सही सही साफ साफ पता लग रहा है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। मिनांडर यह हिंद यवन शासक था, और मिनांडर को ही मिलिंद पन्हों में मिलिंद का नाम दिया गया है। मिलिंद का नाम किसको दिया गया है? मिनांडर, मिनांडर को ही मिलिंद कहा गया है। दोनों कथन सही हैं। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु है। निम्न में से सही कथन कौन से हैं? चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। तंजौर के शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं।
देखिए, चोल वंश का संस्थापक विजयालय है, और अगर पूछा जाए चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम होगा। राजराज प्रथम तंजौर में एक शिव मंदिर बनवाता है और वही शिव मंदिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से सही कथन कौन से हैं? भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह तुर्क जनजाति का था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया है। देखिए, दिल्ली में शासन कर रहा है लेकिन राजधानी बना रहा है लाहौर को। ठीक, इसी के बाद जब इल्तुतमिश आएगा तो वो अपनी राजधानी दिल्ली को बनाएगा। लेकिन पहला जो है गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है और ये लाहौर को अपनी राजधानी बना रहा है, और ये तुर्क जनजाति का था। और गुलाम वंश को ही ममलूक वंश या शमसी वंश के नाम से भी जानते हैं। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। तबकात नासरी के संदर्भ में सही कथन बताइए। तबकात नासरी जो है मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी बिहार पर हमला किया था। एक बार इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, उसमें तो इसका ईगो हर्ट हुआ था। भाई ये बीमार हो गया था तो इसका इलाज इसने कई वैद्य अपने बुला रखे थे, हकीम बुलाए थे बाहर से, ठीक है, लेकिन कोई इसको सही नहीं कर पाया था। तब नालंदा विश्वविद्यालय के एक अध्यापक थे, वही जो है जाकर के इसका इलाज किए थे और इसको ठीक कर दिया। और जब ये ठीक हो गया तब इसको लगा कि यार हमारे पास तो इतना ज्ञान नहीं है, हमारे देश के पास, हमारे वैद्य तो हमको ठीक नहीं कर पाए, हमारे हकीम तो ठीक नहीं कर पाए, लेकिन इन लोगों के पास इतना ज्ञान कैसे है? ये ज्ञान जो है इन लोगों के पास रहना नहीं चाहिए। और इसीलिए जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है, ध्वस्त कर देता है। बहुत ज़्यादा रक्तपात होता है, कई बौद्ध भिक्षु मारे जाते हैं। और यहाँ पे जो है जो लाइब्रेरी थी, बहुत सारी बुकें थी यहाँ पे, उनको जब जलाया गया तो लगभग 6 महीने तक जो है वो लाइब्रेरी जलती रही थी। इतना जो है बुक्स का भंडार था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। पद्मावत के संदर्भ में क्या सही है? पद्मावत, इसकी रचना जो है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इस ग्रंथ के अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर एवं विदुषी पत्नी थी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। अच्छा, ये मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में रहता था? ये रहता था शेर शाह सूरी के दरबार में। शेर शाह सूरी के दरबार में। शेर शाह सूरी ही तो राज्य कर रहा था। 1540 ईस्वी में जब कनौज या बिलेग्राम का युद्ध हुआ था तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया था, और उस समय जो है मलिक मोहम्मद जायसी इन्हीं के दरबार में रह रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव यादव वंश का शासक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो नहरों का निर्माण किया था सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम, ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। लगभग 1,80,000 गुलाम थे इसके दरबार में, 1,80,000। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। ये कुतुब शाही वंश का शासक था कुली कुतुब शाह, इसी के साथ इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि गोलकुंडा का युद्ध जो कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच हुआ था ये किस सन में हुआ था? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। सुहरावर्दी संप्रदाय के संदर्भ में क्या सही है? देखो, भारतवर्ष में इस संप्रदाय की शुरुआत शेख बहाउद्दीन जकारिया से हुआ है, यानी कि भारत के अंदर इस संप्रदाय की शुरुआत शेख बहाउद्दीन जकारिया ने की थी।
इस संप्रदाय के कुछ प्रमुख संत जो है जैसे शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि संत जो है इस संप्रदाय में हुए हैं, सुहरावर्दी संप्रदाय में। यह संप्रदाय सुखमय जीवन पर बल देता है तथा धन एवं संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानता है। बहुत अच्छी बात है ना। यानी कि धन संपत्ति आप इकट्ठा कीजिए और सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए, वो आपकी साधना में बाधक नहीं होगा। ये बात इन लोगों ने कही है। तो यहाँ पे जो है सभी कथन सही हैं। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? टंका चांदी का होता था, जीतल तांबे का होता था, शशगनी चांदी का होता था। देखिए, शुद्ध अरबी सिक्के जो है सबसे पहले चलाए थे वो इल्तुतमिश ने चलाए थे। और इल्तुतमिश ने कौन से अरबी सिक्के चलाए थे? चांदी का टंका चलाया था, तांबे का जीतल चलाया था। सबसे पहले तुर्की सिक्के चलाए थे इसने, इल्तुतमिश ने। बाकी फिर शशगनी जो है आपका फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। तो ये तीनों जो है स्टेटमेंट सही हैं। तबकात नासरी के संदर्भ में क्या सही है? तबकात नासरी जो है राइटर कौन थे? मिनहाज उस सिराज, अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। यह ग्रंथ सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित था। सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित था और नासिरुद्दीन जो है गुलाम वंश का शासक था। इसमें 23 अध्याय हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद रॉबर्टी ने किया है, ये पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। तबकात नासरी का अंग्रेजी में अनुवाद रॉबर्टी ने किया है। तबकात नासरी लिखी किसने है? मिनहाज उस सिराज ने। और तबकात नासरी किस सुल्तान को समर्पित है? नासिरुद्दीन को। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये कौन सा सुल्तान है जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से भेंट नहीं की थी निजामुद्दीन औलिया ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1532 ईस्वी में। हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में क्या सही है? पहला स्टेटमेंट, इसका निर्माण 1564 ईस्वी में हाजी बेगम ने किया था। 1564 ईस्वी में इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था और इसका वास्तुकार मीर गिरजा ग्यास था। दोनों कथन सही हैं। तीसरा कथन है, यह श्वेत संगमरमर का बना भारत का प्रथम गुम्मद वाला मकबरा है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं सभी। हुमायूं नामा के संदर्भ में क्या सही है? इसकी रचना गुलबदन बेगम ने किया है, बिल्कुल सही है, और यह फारसी भाषा में रचित। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए चारों युद्ध का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है। तो ये जो है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ये ऑप्शन सही होगा। देवरा युद्ध जो है लड़ा जाएगा 1531 में, फिर चौसा लड़ा जाएगा 1539 में, फिर कन्नौज का युद्ध या बिलेग्राम का युद्ध लड़ा जाएगा 1540 में, फिर आपका सरहिंद का युद्ध होगा 1555 में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई है, बाद में सुल्तान की। तो ये था शेर शाह सूरी। हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में क्या सही है? यह युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आशफ खां के मध्य लड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। और महाराणा प्रताप की अग्र सेना का नेतृत्व तो हकीम खां सूर ने किया था। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। अकबर के संदर्भ में क्या सही है? दास प्रथा की समाप्ति 1562 में, बिल्कुल सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में। दास प्रथा, दा में 2 आ रहा है तो 2 आ गया, 62 में 2 आ गया तो 1562 हो गया। तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ से 63, 1563 हो गया। बाकी फिर जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही हैं। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ये मिलाया था 1576 में। एतमाउद्दौला के मकबरा के संदर्भ में क्या सही है? इसका निर्माण नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य कराया था, बिल्कुल सही है। और यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। पित्रादुरा शैली का प्रयोग जो है भारत में सबसे पहले एतमाउद्दौला के मकबरा में किया गया था और इसके बाद फिर कई इमारतें बनी जिसमें
पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है, जिसमें कि ताजमहल भी एक इमारत है जिसमें पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही हैं। शेर शाह सूरी के द्वारा निम्न में से लगान निर्धारण के लिए किन प्रणालियों का प्रयोग किया गया? लगान निर्धारण के लिए शेर शाह सूरी द्वारा किन प्रणालियों का प्रयोग किया गया? देखिए, नस्क, मुक्ताई, कनकूत हो गया, जब्ती हो गया, गल्ला बक्सी हो गया, इन सभी प्रणालियों का प्रयोग जो है शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया है लगान निर्धारण करने में। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। दो हस्पा एवं सिंह हस्पा प्रथा किसने शुरू किया? ये जो है आपका जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी, दो हस्पा और सिंह हस्पा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया। और अगर पूछा जाए कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया, तो इसका आंसर होगा आपका अकबर। आगरा का लाल किला। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शाहजहां ने जो है आगरा का ताजमहल बनाया है, तो आगरा का लाल किला भी शाहजहां बनवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहजहां ने आगरा का लाल किला नहीं बनवाया है, आगरा का लाल किला बनवाया है अकबर ने, और दिल्ली का लाल किला बनवाया है शाहजहां ने। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या है? मुहत्सिब, देखिए मुहत्सिब बोलते थे लोक आचरण अधिकारी को। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो है मदद ए मास कहलाती है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? खान की उपाधि से जहांगीर ने किसे सम्मानित किया था? तो ये हाकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर हराया था, तो वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में, और उस समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और समय था सन 1829 ईस्वी का। अठारह के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सबको पता होगा, ये थे गालिब, मिर्जा गालिब। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। कूका आंदोलन के संदर्भ में सही कथन बताना है। 1840 के दशक में इस आंदोलन को भगत जवाहर मल ने जो है संगठित किया था, और 1872 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था राम सिंह ने। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 1840 के दशक में आंदोलन को शुरू किसने किया था? भगत जवाहर मल ने, और 1872 में इसका नेतृत्व जो है राम सिंह ने किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोसी कृषक जत्था स्थापित करने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के। ये जो है 1857 की क्रांति के बाद सशस्त्र विद्रोह करने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 के क्रांति के बाद इन्होंने ही सबसे पहले सशस्त्र विद्रोह किया था, और सशस्त्र विद्रोह करने के लिए इन्होंने धन लूटा था अंग्रेज साहूकारों से। इन्होंने धन लूटा था, जमींदार और साहूकार जो थे, और इनका खौफ अंग्रेज़ों में बहुत ही बढ़ गया था। तो अंग्रेज़ों ने इन पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था कि जो इनको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाएगा उसको 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये निराले क्रांतिकारी थे। इन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी पर जो है रातों रात पर्चे बंटवा दिए और बैनर छपवा दिए कि उस अंग्रेज अधिकारी का जो सर काट के लाएगा उसको 75,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो अंग्रेज अधिकारी घर से नहीं निकला जब तक इनको अरेस्ट नहीं कर लिया गया। और एक इन्हीं का साथी था जिसने धोखा दे दिया इनको और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में
कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है सिंहभूमि वाले क्षेत्र में हुआ था। निम्न में से सही कथन बताना है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, बिल्कुल सही बात है। और सरकार ने बंगाल किराएदारी टेनेंसी अधिनियम 1885 के माध्यम से भूमि मालिकों एवं किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया। ये दोनों ही कथन सही हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कब मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में की? तो ये की थी 1868 में। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल गया। देखो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने। कब की? 1868 में। कब राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सत्यशोधक समाज 1873 और गुलामगिरी 1872। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले। और गुलामगिरी भी ज्योतिबा फूले का ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पे, ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये अधिवेशन था 1917 का, कलकत्ता का अधिवेशन। अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। अगर यहाँ पूछा जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमारा ऑप्शन होता सरोजनी नायडू। तब यहाँ पे सरोजनी नायडू ऑप्शन सही होता। सरोजनी नायडू। इन्होंने कब की थी? 1925 में कानपुर का अधिवेशन। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित किया गया था 1900 में। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। ठीक है। इन्होंने 1876 में स्थापना की थी इंडियन एसोसिएशन की। कब की थी? 1876 में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। वीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित अभिनव भारत के रूप में मित्र मेला परिवर्तित हो गया था। देखिए मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर द्वारा की गई थी और ये जो है 1904 ईस्वी में अभिनव भारत में रूपांतरित हो गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? खुदीराम बोस ने। और सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सज़ा हुई थी। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी। निम्न में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? देखिए यहाँ पे कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं और उनके संपादक के नाम दिए गए हैं। द हिंदू संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी बाल गंगाधर तिलक, सबको पता होगा। बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये पांचों स्टेटमेंट सही हैं, पांचों युग सही सुमेलित हैं। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ये प्रथम तिरंगा ध्वज जो है स्टुगार्ट में फहराया गया था, जर्मनी के स्टुगार्ट में। मैडम भीकाजी कामा के द्वारा ये ध्वज फहराया गया था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा तो
आपकी 19 जुलाई 1905 को हो जाती है। और इसको लागू कब किया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को और लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ये मृत्युदंड दिया गया था करजन वाइली की हत्या के जुर्म में मदनलाल धींगरा को। इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने की थी? इंकलाब जिंदाबाद की रचना की थी इकबाल ने। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को कब फांसी की सजा दी गई थी? कब फांसी दी गई थी? ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अनुशीलन समिति की अक्टूबर 1906 में ढाका में किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना ढाका में 1906 में पुलिन बिहारी दास के द्वारा की गई थी। चटगांव शस्त्रागार छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? तो ये योजना बनाई थी सूर्यसेन ने। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी और ये छापेमारी जो है 1929 में की गई थी। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी सी.आर. दास ने, चित्तरंजन दास ने। और सी.आर. दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने शैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? शैंडलर विश्वविद्यालय आयोग ये नियुक्त किया था 1917 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये था आपका चंपारण का। चंपारण का आंदोलन था जो तीन कटिया पद्धति को ख़त्म करने के लिए जो है गांधी जी ने शुरू किया था और इसका टाइम था 1917। चंपारण बिहार में यह आंदोलन हुआ था। निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? सन्यासी विद्रोह जो हुआ है ये 1763 से 1800 के बीच में हुआ। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ। संथाल विद्रोह ये आपका हुआ है 1855-56 में। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में। तो यहाँ से सभी स्टेटमेंट सही हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पहला सदस्य बनने वाला व्यक्ति कौन था? ये थे एम.एन. राय। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया हाई कमिश्नर्स का भारत सरकार अधिनियम 1919 में। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? तो ये बताया था चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा जो है गोरखपुर में स्थित है। यहाँ पर 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है जिसमें एक पुलिस चौकी में उग्र आंदोलन की भीड़ ने आग लगा दी और कई उसमें सिपाही जल करके मर जाते हैं। तो इससे गांधी जी बड़े आहत होते हैं। गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। उन्नीस सौ 23 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। देखिए गांधी जब अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं चौरी चौरा कांड के बाद, तब यहाँ पे सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू एक अलग पार्टी का गठन करते हैं, स्वराज पार्टी का। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास ने जो है अध्यक्षता की थी। 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सी.आर. दास ने की। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था?
मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे पहले 1921 में पहली बार जो है इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। 1923 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था 1923 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ एक और व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो थे तेज बहादुर सप्रू। ये भी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, सही है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलेगा। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलेगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग को कितनी सीटें दी गई थीं? तो यहाँ पे क्रमशः सीटें दी गई थीं 71 और 147। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड 71 सीटें और पूना पैक्ट में 147 सीटें जो है दलित वर्ग को दी गई थी। व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अच्छा, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अगर द्वितीय सत्याग्रही की बात करें तो द्वितीय सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। सेकंड थे जवाहरलाल। वहीं अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रही की प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी, तो वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका नाम आप लोग जानते भी होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता भी लिखी है 1857 की क्रांति पर, झांसी की रानी वाली। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वही सुभद्रा कुमारी चौहान जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी और एक कवियत्री भी थी, वो जो है व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रह की प्रथम महिला सत्याग्रही थी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है कौन था? चर्चिल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल भेजा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को जब अरेस्ट किया जाता है तो उनको जो है बांकीपुर जेल में भेजा जाता है। देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। अंग्रेज़ों को उम्मीद नहीं थी कि यह बहुत ही भयानक आंदोलन होगा। रात तक उनको पता चल जाता है कि बहुत ही भयानक आंदोलन है। इसके बाद जो है 9 अगस्त 1942 को सुबह होते ही ये अंग्रेज़ लोग ऑपरेशन जीरो आवर शुरू करते हैं और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी को अरेस्ट करके आगरा का पैलेस में जो है नज़रबंद कर दिया जाता है। वहीं जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और भी कई दिग्गज नेताओं को अरेस्ट करके जेल में भेजा जाता है। और साथ में ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको भी अरेस्ट किया जाता है और बांकीपुर जेल में इनको भेजा जाता है। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता होते हैं, इनको भी अरेस्ट कर दिया जाता है। बाद में ये जेल से फरार होकर के भूमिगत रह के काम करते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमने जो है यहाँ पे इतिहास का पहला टेस्ट जो है कवर कर लिया है। जल्द ही हम लोग दूसरा टेस्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।